नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2021 के CTT फर्स्ट पेपर के EVS और हिंदी विषय का। तो चलते हम लोग प्रश्नों की तरफ। CDP और मैथ का डिस्कशन अभी तक जो लोग नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेंगे। CDP और मैथ का करवाया जा चुका है सभी डेट्स का। चलते हम लोग EVS पे। ये रहा आपका EVS का पहला प्रश्न है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? लिखित प्रश्न उत्तर, चर्चा द्वारा, सामूहिक क्रियाकलाप, मौखिक प्रश्न उत्तर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 B, C और D। इसमें आपका लिखित प्रश्न उत्तर गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 A और B। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और देखते हैं फिर से इस प्रश्न को। बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूरज के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी संप्रत्ययों की प्रस्तुति में, आत्मविश्वास बढ़ाने में, समयबद्धता और अनुशासन में, अवलोकन कौशल विकसित करने में। इसका सही उत्तर होगा आपका अवलोकन कौशल विकसित करने में। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण, यह भी सही है। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, लघु चलचित्र देखना। इसमें निगेटिव ढूंढना था तो निगेटिव आपका है कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। देखते हैं अगले प्रश्न को। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विशेष क्षेत्रीय मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, आयातित प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, लुप्तप्राय प्रजातियां। आपका सही उत्तर है पहला, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान में लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, श्रवण कौशल। इससे चिंतन कौशल आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। फसल काटना बिल्कुल सही है। सबसे पहले थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना, यही आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हम लोग आगे। अगला प्रश्न है हमारा, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता है। गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान्न मनाया जाता है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर इसमें है ए भी सही है और डी भी सही है, अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और डी। चलते हैं आगे। अगला है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से किसकी एक दिशा में समुद्र है? गुजरात बिल्कुल है, महाराष्ट्र में भी है समुद्र, गोवा में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है।
आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने को कहना, उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ पौधे का देखभालकर्ता बनाकर। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ पौधे का देखभालकर्ता बनाकर। पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। ये आपका नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है, अर्थात सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल ए, बी और सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन, कान्हा राष्ट्रीय उपवन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। यही हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, उत्तराखंड में है। बार बार इससे प्रश्न आ रहा है इस बार। जीवों के संबंध में जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, इसे परजीविता कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक हो जाएगा इसका सही आंसर आपका। सबसे पहले बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम करता है और यह फूट जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है, जो जड़ बनती है। उसके बाद आपका इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। लास्ट हो जाएगा आपका, पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि पहला ऑप्शन है, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। नेक्स्ट है, मॉडल निर्माण से कक्षा की नीरसता भंग होती है। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट। एलोवेरा, पुदीना, पुदीना ऑफिस में नहीं रह सकता है। मनी प्लांट, पिटूनिया, फिर पुदीना आ गया। एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। क्रोटन हमने आप लोग को बतलाया था कि खेतों में लगाया जाता है पानी की कमी को देखने के लिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, लाल फूलों वाले पौधे, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? वाचन करना, नृत्य करना, गायन करना, बागवानी करना। आपका सही उत्तर है बागवानी करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनाना चाहिए जिससे
उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है? अवलोकन जन्य अधिगम, साहचर्यवादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अवलोकन जन्य अधिगम। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाम का तेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, ये भी है। भौम जल स्तर में वृद्धि, ये नहीं होगा आपका। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, ये भी है। अर्थात आपका A, B और D हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है हाथ से चुनना, थ्रेशिंग, छानना, निष्पादन, फटकना। इसको निष्पादन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि व ग्रेड, अंकों में वृद्धि, कौशल प्रक्रिया में सुधार। आपका इसमें C नहीं होगा, तीनों सही है। A, B और D आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। ठंडे और गर्म रेगिस्तानों को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, बिल्कुल सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, यह भी सही है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडी रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, ये भी सही है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। आपका चारों ऑप्शन सही है, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 A, B, C और D। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वे योजना बनाती है, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना। इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उत्तराखंड में, आपका उत्तरकाशी में स्थित है यह। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए EVS कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा, संप्रेषण तकनीकी, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, विद्युत उपकरण व टेलीविजन। इसमें आपका मेरे हिसाब से केवल A और C होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला है, EVS की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? अबू धाबी का समय अपने इंडियन समय से 1.5 घंटे पीछे है, तो उस हिसाब से वहाँ का समय 8:30 बजे होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस पे बोनस अंक मिलना चाहिए सभी को, ये आपका ऑप्शन ही गलत है पूरा। चलते हैं आगे। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार EVS आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग हिंदी को, गद्य नहीं पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है,
मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? विचरण का मतलब घूमना हो जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा घूमना, घूमते। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? केवल खारे पानी में, केवल ताजे पानी में, खारे तथा ताजे पानी में, केवल समुद्र में? जब आप गद्य पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सबका उत्तर मिल जाएगा। सही उत्तर है केवल ताजे पानी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप, छोटे छोटे झुंड, ताजा पानी, गंगा नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय उपमहाद्वीप। झुंड का भी विशेषण है छोटे छोटे, पानी का भी ताजा है, नदी का भी गंगा है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? 7, 8, 6, 10। जब आप देखेंगे गद्य को तो आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, गंगा की डॉल्फिन भारत की 7 राज्यों की चुनी हुई नदियों में पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 7। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली में शेष बची है। इस वाक्य का आशय है, डॉल्फिन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है, डॉल्फिन की संख्या पहले जितनी है, डॉल्फिन की संख्या में बदलाव के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहीं पाया जाता है यह। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है, डॉल्फिन बहुत बड़े बड़े झुंडों में रहती है, नहीं, इसकी सदस्यों की संख्या अधिकतम 3 ही रहती है मात्र, डॉल्फिन सतलुज नदी में पाई जाती है, डॉल्फिन पूर्वी एशिया में बहुत संकुचित क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 से अधिक होती है, 3 से अधिक नहीं होती है, 3 होती है, 2 से 3 होती है, 3 से अधिक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई? 1807, 1809, 1801, 1810। जब आप देखेंगे यहाँ पे गद्यांश तो स्पष्ट लिखा हुआ है, औपचारिक रूप से इसकी खोज सन 1801 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1801। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका पद से है, कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आनंद, ज्ञान, लोरियां, समय। जब पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कल्पनातीत से तात्पर्य है अतीत की कल्पना, काल्पनिकता, कल्पना से पूर्ण, कल्पना से परे। आपका सही उत्तर है कल्पना से परे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से समय और भविष्य का बोध होता है, समय और भविष्य का बोध नहीं होता है, कल्पना परक आनंद मिलता है, शोरगुल कम हो जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा समय और भविष्य का बोध होता है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गीतों में, आनंद में, पुस्तकों में, गीतों में, पुस्तकों में, भविष्य में, भविष्य और हृदय में। देखिए ऑप्शन स्पष्ट नहीं है, फिर भी ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला आपका अनिवार्य, इसमें नहीं हुआ है। दूसरा है कल्पनातीत, यहाँ भी नहीं हुआ है। तीसरा है असत्य, यहाँ पे आपको उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और जो सत्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, समय में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, सामयिक बनेगा। जैसे समाज में इक प्रत्यय जोड़ने से सामाजिक बनता है, उसी प्रकार समय में इक से सामयिक बनेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों है। वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है? किलकारी मारना, स्वनिम, भाषा विधवाचन, बबलाना। आपका सही उत्तर हो जाएगा बबलाना। बढ़ते हैं आगे। पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? कौशलों का अभिनय करके, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार, पठन एवं लेखन के माध्यम से, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा यह सापिर-वोल्फ परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषा समाजीकरण, भाषा अर्जन। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा समाजीकरण। चलते हैं आगे। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा आपका बहुभाषिकता। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं, बुरी तरह असफल हो जाते हैं। सही उत्तर होगा इसका वयस्कों की नकल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी को पता है। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह अर्जित की जाती है। नेक्स्ट है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य विन्यास, अर्थ तत्व, मॉर्फीम, स्वनिम। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वनिम। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी की परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समायोजन, दो में बांटना, आत्मसातीकरण, निकटस्थ विकास। सही उत्तर होगा आपका समायोजन, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं आगे। द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, संकेत भाषा सिखाई जाती है, सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा आपका द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका आत्मसातीकरण। देखते हैं आगे। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं कहलाती है बुनियादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, द्विभाषी शिक्षा। यह बहुभाषिक शिक्षा कहलाएगी। चलते हैं आगे। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा
सीखते हैं। लेखन एवं वाचन, आत्मसातीकरण तथा समायोजन, बिल्कुल सही है, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? प्रक्रिया लेखन, बच्चे कोरी स्लेट हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, आत्मसातीकरण और समायोजन। आपका सही उत्तर हो जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। देखते हैं लास्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आपका 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका 30 दिसंबर 2021 का 120 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।